Good morning, everyone. Myself Vedant Upadhyay, and today's our topic of discussion is nursing management in MSN. मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में हम नर्सिंग मैनेजमेंट किस तरह से लिख सकते हैं, उसमें क्या क्या पॉइंट्स आते हैं, उसका क्या पैटर्न रहता है। पैटर्न में जब हम डायग्नोसिस देखेंगे तो डायग्नोसिस में कौन कौन से ऐसे डायग्नोसिस होते हैं जो सिस्टम स्पेसिफिक होते हैं, और कौन कौन से होते हैं जो कॉमन नर्सिंग डायग्नोसिस होते हैं। तो चलिए उनको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कंपोनेंट ऑफ नर्सिंग मैनेजमेंट कि भाई अब जब हम नर्सिंग मैनेजमेंट लिख रहे हैं तो कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिनको हमको उसके अंदर मेंशन करना है। सबसे पहला आता है हमारे पास असेसमेंट, उसके बाद डायग्नोसिस, फिर आउटकम आइडेंटिफिकेशन और फिर इंटरवेंशन। ये जो आउटकम आइडेंटिफिकेशन है इसकी जगह हम गोल्स भी लिख सकते हैं कि हमारा क्या गोल है उस पेशेंट के लिए या उस स्पेसिफिक डायग्नोसिस के लिए क्या गोल है हमारा। ठीक है, अब एक एक कंपोनेंट को अच्छे से देखते हैं। सबसे पहले है नर्सिंग असेसमेंट। नर्सिंग असेसमेंट में अपन क्या करते हैं, उसकी हिस्ट्री टेकिंग हो गई, फिजिकल एग्जामिनेशन हो गए, और भी जैसे कोई भी सिस्टम है जैसे उसका नॉलेज लेवल चेक कर लिया, ये भी कर सकते हैं हम। एनजाइटी लेवल चेक कर लिया उस पेशेंट का, या फिर सिस्टम स्पेसिफिक है तो पेन चेक कर लिया। ठीक है, तो इस तरह से हम उसका असेसमेंट कर सकते हैं। ये एक फर्स्ट कंपोनेंट हो गया। सेकंड हम बात करते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस के बारे में। डायग्नोसिस क्या होते हैं, किस तरह से लिखे जाते हैं। तो डायग्नोसिस को लिखने का तरीका होता है दो। एक होता है हमारे पास प्रायोरिटी बेस्ड डायग्नोसिस और एक होता है कॉमन नर्सिंग डायग्नोसिस। प्रायोरिटी बेस्ड डायग्नोसिस वो डायग्नोसिस होते हैं जो कि सिस्टम स्पेसिफिक होते हैं, और उस सिस्टम में भी उस डिजीज़ के लिए कौन सा किस तरह की प्रायोरिटी रखी गई है। जैसे कि पेन हो रहा है किसी पेशेंट के, तो जैसे किसी पेशेंट को हार्ट अटैक आया है तो उसके पेन भी हो रहा है और उसका कार्डिक आउटपुट भी डिक्रीज़ हो रहा है। तो हम किसको प्रायोरिटी देंगे, इस जगह हम पेन को प्रायोरिटी देंगे। हमें उसका पेन ट्रीट करना है सबसे पहले। ठीक है, तो ये होती है प्रायोरिटी बेस्ड डायग्नोसिस। और कुछ होते हैं कॉमन नर्सिंग डायग्नोसिस जो कि हर किसी में हम लगा सकते हैं। ठीक है, अब ये इसका पैटर्न है वो भी हम फॉलो करेंगे थोड़े टाइम बाद में। फिर आउटकम आइडेंटिफिकेशन थर्ड हमारा कंपोनेंट आता है। इसका मतलब होता है व्हाट वी वांट। जैसे कि कोई पेशेंट है हार्ट अटैक का, उसके पेन हो रहा है तो हम उसको क्या कहेंगे कि हाँ ठीक है मर जा, ऐसे तो नहीं बोलेंगे अपन उसको। अपन का मेन एम रहेगा उस चीज़ को कम करना, जो डायग्नोसिस हुआ है, जिस भी चीज़ का डायग्नोसिस आया है उसको कम करना। जैसे कि पेन है, पेन को हमें कम करना है। कार्डियक आउटपुट कम हो रहा है तो उसको हमको बढ़ाना है। ठीक है, इनफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न है, ब्रीथिंग पैटर्न में इनफेक्टिवनेस आ रही है तो हम क्या करेंगे, उसको इफेक्टिव करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मतलब जो भी कमी हो रही है ना उसको सही करना, उसको हम आउटकम आइडेंटिफिकेशन में लिखते हैं। अब लिखते किस तरह से, स्टार्टेड विद टू रिड्यूस, टू डिक्रीज, टू रिलीव। जैसे कि एक्यूट पेन रिलेटेड टू नेक्रोसिस या फिर एक्यूट पेन रिलेटेड टू इस्चीमिया इन द हार्ट मसल। ये तो हमारा डायग्नोसिस हो गया पहला। उसके बाद अब इसका आउटकम आइडेंटिफिकेशन क्या लिखेंगे, तो टू रिड्यूस द पेन या टू डिक्रीज द पेन या टू रिलीव द पेन। इस तरह से हम इसको बना सकते हैं। लास्ट हमारे पास आता है और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, नर्सिंग इंटरवेंशन। अब ये इंटरवेंशन में हमें क्या लिखना है, किस तरह से लिखना होता है, ये भी देख लेते हैं। दो टाइप के नर्सिंग इंटरवेंशन होते हैं हमारे पास, नॉन फार्मेकोलॉजिकल और फार्मेकोलॉजिकल। ये नंदा के अकॉर्डिंग जैसे हमें पता लगा कि प्रायोरिटी बेस्ड डायग्नोसिस लिखने हैं, उसी तरीके से हमें इंटरवेंशन का भी पता लगा। सबसे पहले हम नॉन फार्मेकोलॉजिकल यानी जिसमें कोई ड्रग का यूज़ ना कर रखे, मतलब हम कोई ड्रग का यूज़ ना करें, डायरेक्टली हम उसको या तो असेसमेंट से उसके वाइटल्स चेक करके उस चीज़ को सही करने का ट्राई करें, स्पेसिफिक चीज़ को। जैसे कि पेन हो रहा है तो हम उसको कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करवा देंगे। असेसमेंट उसका पेन का लेवल चेक कर लेंगे कि कहाँ हो रहा है पेन, सीवियरिटी चेक कर लेंगे कितनी हो रही है। असेसमेंट और क्या कर सकते हैं भाई, वाइटल्स को चेक कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं। ठीक है, चार्टिंग का मतलब होता है आईओ चार्ट, इनपुट और आउटपुट चार्ट। आईओ चार्ट को हम मेंटेन कर सकते हैं। रिलैक्सेशन टेक्निक, कहीं ना कहीं जो पेशेंट है तो उसको एंजाइटी होगी, और यदि एंजाइटी होगी तो हमें उसको रिलैक्सेशन टेक्निक का बताना पड़ेगा या उसका यूज़ करवाना पड़ेगा। रिलैक्सेशन टेक्निक कौन कौन सी हो गई, मेडिटेशन हो गई, योगा हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब सॉरी, ठीक है, ये हो गया हमारे पास नॉन फार्मेकोलॉजी। तो ये आ गया हमारे पास नॉन फार्मेकोलॉजी का इंटरवेंशन। अब हम बात करेंगे फार्मेकोलॉजिकल इंटरवेंशन। अब फार्मेकोलॉजिकल इंटरवेंशन में देखा जाए तो बस एक लाइन ही लिखी जाती है कि एडमिनिस्टर मेडिकेशन एज प्रेस्क्राइब बाय डॉक्टर। हर किसी इंटरवेंशन में हम ये लाइन लिख सकते हैं। इसके अलावा एडमिनिस्टर उसको क्या कर सकते हैं, उसको हम ऑक्सीजन एडमिनिस्टर कर सकते हैं, वो भी लिखना है इसमें। उसको इलेक्ट्रोलाइट एडमिनिस्टर कर सकते हैं, फ्लूइड आईवी हाइड्रेशन थेरेपी एडमिनिस्टर कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखा जाए तो फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में या इंटरवेंशन में देखी जाती है। तो इसको हमें बाद में लिखना है और पहले कौन सा लिखना है, नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन। अब ऐसा क्या फिक्स है क्या कि पहले नॉन फार्माकोलॉजिकल ही लिखें, नहीं, आप लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, पर
कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट गलत पड़ेगा, वो जितने मार्क्स देना चाहता था उससे कम देगा मार्क्स। यदि आप इस चीज़ को फॉलो करते हैं कि पहले नॉन फार्मेकोलॉजिकल लिखें, तो वो उसका एक तरीके से जो एग्जामिनर है उसका माइंड सेट ही बन जाता है कि हाँ बच्चे को आता है, इसलिए तो आप ये वाला जो पैटर्न है उसको फॉलो कर सकते हैं। अब नर्सिंग, ये हमने कंपोनेंट देख लिए इसके कौन कौन से होते हैं, असेसमेंट, डायग्नोसिस, आउटकम आइडेंटिफिकेशन और इंटरवेंशन। अब हम देख लेते हैं कि लिखना कैसे, यदि कोई क्वेश्चन आए तो। जैसे कि सबसे पहले नर्सिंग असेसमेंट लिख देना है, वही हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन और ये दोनों सिस्टम स्पेसिफिक, ठीक है। जैसे पेन का है तो असेस द पेन लेवल, जैसे कार्डिक आउटपुट डिक्रीज हो गया है तो उसको देख लेंगे कि मॉनिटर द कार्डिक आउटपुट ऑफ द पेशेंट, या आईओ चार्ट मॉनिटर कर लिए, ये तो ये सारी चीज़ें हम असेसमेंट में कर सकते हैं। अब नर्सिंग डायग्नोसिस लिखना कैसे है, तो नर्सिंग डायग्नोसिस को हम लिखते हैं ये, दिस इज़ द पैटर्न, कि ये हो गया डायग्नोसिस। रिलेटेड टू के बाद में आएगा कि जो डायग्नोसिस हुआ है वो किस वजह से हुआ है। जैसे कि एक्यूट पेन रिलेटेड टू इस्चीमिया ऑफ हार्ट मसल में इस्चीमिया हो गया, ठीक है, तो रिलेटेड टू इस्चीमिया ऑफ हार्ट मसल। तो ये एक्यूट पेन हो रहा है वो हो किसकी वजह से रहा है, इस्चीमिया की वजह से हो रहा है, तो ये इस तरह से हम डायग्नोसिस लिखते हैं, ठीक है। अब आउटकम आइडेंटिफिकेशन मैंने बताया था, टू रिलीव, टू डिक्रीज, टू रिड्यूस, तो भाई टू रिलीव द पेन, टू डिक्रीज द पेन, ये सारी चीज़ें। अब इंटरवेंशन में हमें बाद में लिखना है फार्मेकोलॉजिकल इंटरवेंशन, और उससे पहले लिखना है नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन। इसमें हम क्या कर देंगे, कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करवा देंगे, उसका पेन का लेवल को चेक कर लेंगे, पेन की सीवियरिटी को चेक कर लेंगे, आईओ चार्ट मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा क्या कर सकते हैं, रिलैक्सेशन टेक्निक का भी हम इसमें यूज़ करवा सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, डाइवर्जनल थेरेपी यूज़ कर सकते हैं, काम एंड क्वाइट इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवा सकते हैं यदि एक्यूट पेन का है तो, ठीक है। तो ये सारे हम इंटरवेंशन लिख सकते हैं। अभी थोड़े टाइम बाद में हम आगे स्लाइड में देखेंगे कि कौन कौन सा डायग्नोसिस होते हैं जो कि कॉमन है, और कौन कौन से ऐसे इंटरवेंशन है जो कि हम उसमें लगा सकते हैं, वो भी है इसमें, ठीक है। तो जस्ट वेट। नेक्स्ट, अब हमें कितने डायग्नोसिस लिखने हैं, तो यदि कोई 15 नंबर का क्वेश्चन आता है तो उसमें मिनिमम हमें 7 नंबर का नर्सिंग मैनेजमेंट पूछा ही जाता है, तो उसमें हमें मिनिमम 4 डायग्नोसिस तो लिखने ही लिखने हैं, जिसमें पहला और दूसरा प्रायोरिटी बेस होगा नंदा के अकॉर्डिंग, ठीक है। और जो तीसरा और चौथा है वो हम एक तरीके से कहा जाए तो कॉमन नर्सिंग डायग्नोसिस लिख सकते हैं, कॉमन लिख सकते हैं। अब ये कॉमन नर्सिंग डायग्नोसिस है, ये है कौन कौन से, वो भी देख लेते हैं, और प्रायोरिटी वाइज कौन से वो भी हम डिजीज़ वाइज देखेंगे। कॉमन नर्सिंग डायग्नोसिस है एंजाइटी, नॉलेज डेफिशिट, सेल्फ केयर डेफिशिट और रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है। ये 4 कॉमन नर्सिंग डायग्नोसिस होते हैं, और इसमें से भी जो सबसे कॉमन होते हैं वो होते हैं एंजाइटी एंड नॉलेज डेफिशिट का। ये तो हमें बनाना ही है, ठीक है। कोई भी डिजीज़ आए हम इन 2 डायग्नोसिस को बना सकते हैं बिना किसी झंझट के। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक पेपर में 2 डिजीज़ आई 15 नंबर की और हमने तीसरा और चौथा दोनों का ही एंजाइटी और नॉलेज डेफिशिट बना दिया, ये नहीं करना है हमें, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एग्जामिनर पे एक नेगेटिव इंपैक्ट डालेगा कि अच्छा ये तीसरा चौथा तो ये सेम ही बना रहा है, ठीक है। तो अब क्या है, ये एंजाइटी रिलेटेड टू फियर ऑफ अननोन आउटकम, या फिर कोई सीवियर डिजीज़ है तो हम क्या लिख सकते हैं, एंजाइटी रिलेटेड टू फियर ऑफ डेथ, ये भी हम इसमें लिख सकते हैं। ये कॉमन नर्सिंग डायग्नोसिस हो गया पहला। दूसरा, नॉलेज डेफिशिट। अब नॉलेज डेफिशिट है क्यों है, क्योंकि वो डिजीज़ के बारे में नहीं जानता या उसका क्या ट्रीटमेंट चल रहा है उस बारे में नहीं जानता, तो नॉलेज डेफिशिट रिलेटेड टू अनफेमिलियर और अननोन विद डिजीज़ और ट्रीटमेंट, ठीक है। तीसरा आता है सेल्फ केयर डेफिशिट रिलेटेड टू सीवियरिटी ऑफ डिजीज़। अब यदि कोई पेशेंट है जिसको जो वेंटिलेटर पे, तो वो खुद की केयर कर पाएगा क्या, वो खुद से अपना जो ओरल सिक्रेशन हो रहा है उसको साफ़ कर पाएगा, या फिर वो खुद से कंफर्टेबल पोजीशन में जा पाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो मतलब वो कहीं ना कहीं खुद की केयर नहीं कर पा रहा है, ठीक है। और रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, क्योंकि कोई भी पेशेंट है हम उसका नर्सिंग डायग्नोसिस कब बना रहे हैं, जब वो एक वार्ड में एडमिट है, और यदि वार्ड में एडमिट है तो नोजोकोमियल जो इन्फेक्शन होता है या हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होता है उसके चांसेस बढ़ जाते हैं, है ना। तो इसीलिए रिस्क ऑफ इन्फेक्शन भी एक कॉमन नर्सिंग डायग्नोसिस में लिखा जाता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि सिस्टम वाइज कौन कौन से सिस्टम में कौन कौन से हम डायग्नोसिस का यूज़ कर सकते हैं। सीवीएस है, सीवीएस में हम लिख सकते हैं डिक्रीज कार्डिक आउटपुट रिलेटेड टू, अब रिलेटेड टू डिजीज़ कंडीशन लिख सकते हैं इसमें हम, लेकिन वो जो डिजीज़ है उसके अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा। जैसे कि कोई भी है इनएबिलिटी टू पंप या फिर इनसफिशिएंट पंपिंग, ठीक है, ये सारी चीज़ें। हार्ट फेलर हो गया तो उसमें हम ये लिख सकते हैं। एक्यूट पेन रिलेटेड टू डिक्रीज ब्लड सप्लाई टू हार्ट, ये भी बिल्कुल हो सकता है। इनइफेक्टिव कार्डिक टिश्यू परफ्यूजन, फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिट। अब इसके अलावा हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पे आ जाते हैं। अब एक मिनट, ये जो 4 डायग्नोसिस लिखे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें 4 ही डायग्नोसिस हैं और कोई डायग्नोसिस नहीं हो सकते, बट मोस्ट कॉमनली जो डायग्नोसिस यूज़ करते हैं वो ये 4 हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो कॉमन है वो तो है ही। रेस्पिरेटरी सिस्टम में इनइफेक्टिव गैसेस एक्सचेंज, ब्रीथिंग पैटर्न, एयरवे क्लियरेंस और रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है। फिर डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो इम्बैलेंस न्यूट्रिशन, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, इम्पेयर्ड एलिमेंट्री फंक्शनिंग,
न्यूरोलॉजिकल की बात करें तो सेरेब्रल टिश्यू परफ्यूजन इम्पेयर्ड हो जाएगा, ब्रीथिंग पैटर्न चेंज हो जाएगा, एक्यूट पेन होगा ही होगा उसके, और इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी, क्योंकि न्यूरोलॉजिकल सिस्टम कहीं ना कहीं हमारे जो चलना फिरना या फिर जैसे हम बोलते हैं जो मोबाइल एक्टिविटी होती है उनमें इम्पेयर्डनेस लाता है इसीलिए। फिर आई में देखा जाए तो इम्पेयर्ड विजुअल फंक्शनिंग हो गया, एक्यूट पेन हो गया, और हो सकता है उसमें रिस्क ऑफ इंजरी, क्योंकि यदि किसी के आई में प्रॉब्लम है, जैसे कैटरेक्ट है तो उसके वाइट आई हो गई, उसको मान लो कि भाई क्रोनिक टाइप का कैटरेक्ट था, उसके वाइट आई हो गई, तो क्या वो चल पाएगा सही तरीके से? वो हो सकता है कहीं इधर उधर भिड़ जाए, ठीक है, तो रिस्क ऑफ इंजरी उसमें होता है इसलिए, ठीक है। अच्छा, ये तो हमने पैटर्न देख लिए है ना, और कॉमन नर्सिंग डायग्नोसिस देख लिए, और सिस्टम वाइज नर्सिंग डायग्नोसिस भी देख लिए। अब कोई एक डिजीज़ है जिसका हम नर्सिंग डायग्नोसिस कैसे लिखेंगे वो देख लें। तो आइए हम बात करते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस के बारे में। डायबिटीज़ मेलाइटस का क्वेश्चन आ गया 15 नंबर का, तो उसमें 7 नंबर का जो नर्सिंग डायग्नोसिस है उसको हमें किस तरह से लिखना है, उसका मैनेजमेंट, तो उसको हम चेक करते हैं। सबसे पहले असेसमेंट में हम लिखेंगे फिजिकल हिस्ट्री, सॉरी फैमिली हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। चेक 3P, पॉलीयूरिया, पॉलीफेगिया और पॉलीडिप्सिया, ये तीनों कॉमन होते हैं, ठीक है, डायबिटीज़ मेलाइटस में। और नॉलेज लेवल चेक कर लिया, उसका एंजाइटी लेवल चेक कर लिया, ठीक है, ये हमने उसको असेस किया है ये सारी चीज़ें। अब डायग्नोसिस में क्या लिखेंगे? डायग्नोसिस में हम लिखेंगे फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएंट। क्यों भाई? पॉलीडिप्सिया हो रहा है उसके, पॉलीयूरिया हो रहा है, उसको बार बार प्यास लग रही है, बार बार वो यूरिन पास आउट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं डिहाइड्रेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे ना, क्योंकि ओरल इंटेक कितना पानी पिएगा, वो इतना ज़्यादा पानी नहीं पी पाएगा, यानी ओरल इंटेक इतना ज़्यादा नहीं कर पाएगा। इसीलिए पॉलीयूरिया की वजह से जो वाटर का कंटेंट है, या फिर हम बोल सकते हैं जो यूरिन है वो बाहर निकलेगा बार बार, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन कंडीशन आएगी। तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है डायबिटीज़ मेलाइटस में कि फ्लूइड वॉल्यूम जो पेशेंट है उसका मेंटेन करके रखें, ठीक है। फिर इसका आउटकम आइडेंटिफिकेशन, फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएंट हो रहा है तो हमें क्या करना है? मेंटेन करना है, किस चीज़ को? फ्लूइड वॉल्यूम को, तो वो उसका गोल हो गया। फिर हम इंटरवेंशन में बात करते हैं। इंटरवेंशन क्या हो सकते हैं इसके? एनकरेज पेशेंट टू ओरल इंटेक, फॉर ओरल इंटेक, मतलब उसको बोलेंगे नहीं आप पानी पियो, या फिर है ना ORS पियो, ये सारी चीज़ें। आईयू चार्ट मेंटेन करेंगे कि भाई उसने कितना ज़्यादा पानी पिया और कितना निकाला, यानी कि कितना उसने इंटेक किया और कितना उसको आउटपुट, यानी उसका कितना एलिमिनेट किया, ठीक है। वाइटल्स को मॉनिटर कर लिया कि कहीं उसका बीपी तो नहीं गिर रहा या कुछ और चीज़ तो नहीं हो रही। IV हाइड्रेशन थेरेपी, मैंने बोला था ना कि एक पेशेंट है या पर्सन है वो ओरल इंटेक लिमिटेड टाइम तक ही कर सकता है, तो यदि ज़्यादा सीवियर डिहाइड्रेशन है तो हम उसको IV थेरेपी प्रोवाइड करवा सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट एडमिनिस्टर करवा सकते हैं, और एडमिनिस्टर मेडिकेशन एज प्रेस्क्राइब बाय डॉक्टर्स, ये भी हम इसमें लिख सकते हैं लास्ट वाला पॉइंट। ऐसे ही है इम्पेयर्ड न्यूट्रिशन, उसका न्यूट्रिशन इम्पेयर्ड हुआ, क्यों होगा? क्योंकि उसमें इंसुलिन की क्या है? इनसफिशियंसी है, या फिर बोल सकते हैं कमी है। इंसुलिन की कमी है तो ब्लड में तो बहुत सारा ग्लूकोज है। देखो, डायबिटीज़ मेलाइटस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें ब्लड में तो बहुत सारा ग्लूकोज है, बट जो सेल है ना उसको यूज़ नहीं कर पा रही, क्योंकि जो ये ब्लड में ग्लूकोज है इसको यहाँ से सेल तक ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है इंसुलिन। अब यदि इंसुलिन की कमी है, ट्रांसपोर्टर की कमी है, तो पेशेंट क्या, वो जो पर्सन है उसकी सेल एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि एक ये ट्रक खड़ा है, ठीक है, और एक ये दुकान वाला है, तो इसमें क्या है? बहुत सारा सामान रखा हुआ है जो कि इस दुकान में रखना है हमें। अब इसके पास थे 10 मज़दूर, तो ये 10 मज़दूर क्या कर देते थे? इसकी दुकान पे सामान रख देते थे। लेकिन क्या हुआ, एक दिन सबकी तबीयत ख़राब हो गई तो केवल 1 या 2 ही आए, तो क्या ये सारा जो आइटम है वो पहुंचा पाएंगे लिमिटेड टाइम में? नहीं, क्योंकि ये है कि जो ट्रक है ये केवल 5 या 10 मिनट ही रुकेगा इधर, जितना सामान रख सकते हो उतना रख लो। तो क्या जो पहले 10 वर्कर एक साथ कर रहे थे वो ये 2 वर्कर कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। क्या हो गया कि हमारे पास सामान तो बहुत सारा है, यानी कि ग्लूकोज तो बहुत सारा है ब्लड के अंदर, है ना, हाइपर ग्लाइसीमिया है, मतलब ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा है ब्लड के अंदर, लेकिन हम उसको यूज़ नहीं कर पा रहे। क्यों यूज़ नहीं कर पा रहे? क्योंकि हमारे पास वर्कर नहीं है, और वर्कर कौन है? इंसुलिन, सॉरी, उसकी कमी है। तो क्या हो रहा है? इम्बैलेंस न्यूट्रिशन हो पा रहा है, ठीक है। इसका आउटकम आइडेंटिफिकेशन क्या होगा? टू मेंटेन न्यूट्रिशनल डिमांड ऑफ बॉडी, जो पेशेंट है उसकी जो न्यूट्रिशन डिमांड है उसको हम पूरी करें, ये हमारा एक गोल है या फिर आउटकम आइडेंटिफिकेशन है। इंटरवेंशन में क्या कर सकते हैं? वेट चेक कर लिया, मॉनिटर कर लिया उसके आईओ चार्ट को, गुड हाइजीन कर दी उसकी प्रमोट, और वाइटल चेक कर लिया, और एडमिनिस्टर मेडिकेशन एज प्रेस्क्राइब बाय डॉक्टर, ये तो हम लिखना ही है। अब रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, वही बात है कि यार जैसे हमारे घर में किसी जगह चीनी फैल जाती है तो उस जगह चींटियाँ आ जाती हैं, तो जहाँ जहाँ मीठा होता है वहाँ वहाँ चींटियाँ आ जाती हैं। ग्लूकोज क्या होता है? ग्लूकोज स्वीट होता है, तो हमारे ब्लड में भी क्या होगा? ग्लूकोज ज़्यादा है, ठीक है, हाइपर ग्लाइसीमिया हो रहा है, पर हमारी सेल यूज़ नहीं कर पा रही, तो क्या आपको लगता है सेप्टिसीमिया के चांसेस बढ़ जाएंगे? ब्लड का इन्फेक्शन बिल्कुल बढ़ेंगे, क्योंकि माइक्रोब्स ज़्यादा अटैक करेंगे इसलिए।
तो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन रिलेटेड टू हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल एंड डिक्रीज ल्यूकोसाइट फंक्शनिंग। अब हमारा काम क्या होगा, इन्फेक्शन के चांसेस हैं यानी रिस्क है, तो हम उसको रिस्क को कम करेंगे। तो टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, ये प्रिवेंट है, इसको हम इतना ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देंगे। टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, ये ज़्यादा बेटर है। अब क्या क्या कर सकते हैं, साइन एंड सिम्टम चेक कर सकते हैं, लिमिट विजिटर को लिमिट कर सकते हैं। क्यों भाई, कोई बाहर से आएगा पेशेंट के पास में तो हो सकता है वो माइक्रोब्स को ट्रांसफ़र कर दे और पेशेंट में इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएं। असेप्टिक कंडीशन को मेंटेन करना है, यानी कि कोई भी सेप्सिस वाली चीज़ें नहीं रखनी है पेशेंट के आसपास। वाइटल्स को चेक करना है और मेडिकेशन प्रेस्क्राइब जो किए हैं डॉक्टर ने उसको प्रोवाइड करवाना है, एडमिनिस्टर कर देना है। नॉलेज डेफिशिएंट, बिल्कुल वो पेशेंट को थोड़ी पता है मुझे डायबिटीज़ है या मधुमेह है, उसको बस ये पता है कि हाँ मुझे कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मैं एडमिट हुआ हूँ, बस इतना। तो हमें क्या करना है, लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, फीडबैक पूछनी है कि जो हमने बताया वो ठीक था या नहीं था, मेडिकल टर्म का यूज़ कम करना है, एडिकेट टाइम, मतलब उसको ऐसा नहीं है कि एक साथ ही उसको 10 इन्फॉर्मेशन दे दी, एक एक करके इन्फॉर्मेशन देनी है और लिमिटेड टाइम देना है कि वो उस जो इन्फॉर्मेशन उसको अपने दिमाग के अंदर समझ पाए, ठीक है। और स्पेसिफिक नॉलेज देनी है, ऐसा नहीं कि इधर उधर की सब नॉलेज दे दी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं हमारे, एक होता है 5 नंबर का और एक होता है 5 नंबर का और एक होता है 15 नंबर का। तो हमें किस तरह से दोनों में क्या डिफरेंस करना है नर्सिंग मैनेजमेंट में। यदि 5 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें डायग्नोसिस हमें एक साथ लिखने, 1 2 3 4, ठीक है, और उसके इंटरवेंशन एक साथ लिखने हैं। लेकिन यही 15 नंबर का क्वेश्चन है तो जो ये पहला डायग्नोसिस है ना, इसको ही हमको पहले इसका डायग्नोसिस लिखना है, फिर उसका आउटकम आइडेंटिफिकेशन और उसका इंटरवेंशन, फिर हम दूसरा डायग्नोसिस लिखेंगे, फिर हम तीसरा लिखेंगे, यानी कि हर एक डायग्नोसिस का स्पेसिफिक इंटरवेंशन लिखा जाएगा, ठीक है। ये 15 नंबर के क्वेश्चन में करना है और 5 नंबर के क्वेश्चन में कॉमन इंटरवेंशन हमें लिख देना है। अब यार इतने सारे हमने डायग्नोसिस तो देख लिए, कॉमन नर्सिंग डायग्नोसिस भी देख लिए, तो क्या उनका हम इंटरवेंशन देख सकते हैं? बिल्कुल, ये रहे इंटरवेंशन। एक्यूट पेन का है हमारे पास, इम्बैलेंस न्यूट्रिशन का है, इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी का है, फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट का है, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन का है, नॉलेज डेफिसिट का है, एंजाइटी का है, एक्टिविटी इंटॉलरेंस का है। तो ये सारे हमारे पास नर्सिंग डायग्नोसिस हैं और उनके स्पेसिफिक इंटरवेंशन लिखे हुए हैं। लेकिन अभी हम इन सबको यूज़ नहीं करेंगे, इन सब का यूज़ करेंगे हम डिजीज़ पोर्शन में। जब हम डिजीज़ पढ़ेंगे ना तो उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे उसी जगह। तो और लास्ट में हम एक आपका लास्ट ईयर का पेपर भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आया 15 नंबर का, पैनक्रियाटाइटिस। तो पैनक्रियाटाइटिस में इसने पूछा है नर्सिंग मैनेजमेंट, 15 नंबर का क्वेश्चन है और नर्सिंग मैनेजमेंट पूछा है इसने, नर्सिंग एंड मेडिकल मैनेजमेंट, तो मिनिमम 7 नंबर का है ये। तो हमें वही कि भाई एक डायग्नोसिस, उसका आउटकम आइडेंटिफिकेशन और उसका इंटरवेंशन, ये तीनों चीज़ें लिखनी है। डायबिटीज़ मेलाइटिस का है, उसमें नर्सिंग केयर प्लान बनाना है। नर्सिंग केयर प्लान बनता है ये ऐसे, असेसमेंट, डायग्नोसिस, गोल, इंटरवेंशन, इम्प्लीमेंटेशन और इवैल्यूएशन, ये इस तरह से जो टेबल फॉर्म में होती है ना, वो नर्सिंग केयर प्लान बनाते हैं, उसको नर्सिंग केयर प्लान बोलते हैं। फिर लास्ट है हमारे पास मेडिकल और नर्सिंग मैनेजमेंट, फ्रैक्चर का लिखना है, तो सेम। अब एक डाउट आता है हमारे सबके बीच में कि भाई यदि केवल और केवल मैनेजमेंट पूछा जाए, जैसे कोई डिजीज़ है, डायबिटीज़ मेलाइटस का क्वेश्चन था, उसमें वो बोलता है कि है ना मैनेजमेंट लिखो आप, तो हम क्या करते, मैनेजमेंट केवल, ऐसा नहीं बोला कि नर्सिंग मेडिकल कोई भी नहीं, केवल मैनेजमेंट बोला, तो हम क्या क्या लिखेंगे उसमें, हम लिखेंगे मेडिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट और नर्सिंग मैनेजमेंट, ये तीनों लिखना है। लेकिन यदि उसने स्पेसिफिकली बोल दिया केवल और केवल नर्सिंग मैनेजमेंट लिखो, तो ना तो हम उसमें मेडिकल मैनेजमेंट लिखेंगे और ना ही सर्जिकल मैनेजमेंट लिखेंगे। तो जो पूछा है बस उसी का ही आंसर करना है। क्वेश्चन में पूछ लिया पैथोफिजियोलॉजी और आप लिख रहे हो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन और उसके बाद लिख रहे हो पैथोफिजियोलॉजी, ऐसा नहीं है कि वो मार्क्स काट लेगा, लेकिन इतना इफेक्टिव मार्क्स वो देगा नहीं। तो जो चीज़ पूछी है बस वही लिखनी है हमें। अब इसका मतलब ये भी नहीं है, जैसे 5 नंबर का क्वेश्चन है कोई सा भी, मान लिया प्लूरल फ्यूजन डिफाइन। अब जैसे अब चलो ये तो डायरेक्टली क्वेश्चन है, नहीं तो कोई क्वेश्चन आता है जैसे 4th सेमेस्टर में हम देखें तो एक क्वेश्चन आ सकता है टीएनएम क्लासिफिकेशन का, कि डिफाइन टीएनएम क्लासिफिकेशन 5 नंबर में। तो क्या डायरेक्टली टीएनएम क्लासिफिकेशन लिखेंगे? नहीं, पहले हम बताएंगे इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन में कैंसर के बारे में, कि कैंसर क्या होती है, ऑन्कोलॉजी क्या होती है, इन सब के बारे में बताएंगे, और फिर हम उसका क्लासिफिकेशन टीएनएम जैसे ट्यूमर, नोड और मैलिग्नेंसी, इन सब को बताएंगे। तो वो डिजीज़ के ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं इसमें कि जो 5 नंबर का क्वेश्चन है, जैसे कि ये रहा प्लूरल फ्यूजन का। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें हमें कितने पेज भरने हैं 5 नंबर के क्वेश्चन में? 5 नंबर के देखो, जितने नंबर का क्वेश्चन है ना उससे हाफ पेज भरने हैं हमें। जैसे 5 नंबर का क्वेश्चन है तो मिनिमम 2.5 पेजेस भरने ही भरने हैं। 2.5 पेजेस मतलब कि जैसे ये हमारे पास नोटबुक है, इस तरह की नोटबुक आएगी हमारे पास, तो एक ये पेज हो गया, दूसरा ये पेज हो गया, तो ये एक पेज काउंट किया, दूसरा पेज ये काउंट किया और इसका भी आधा पार्ट,
तीसरे पेज का। तो 2.5 पेजेस भरने हैं हमें 5 नंबर के क्वेश्चन में, और जो 15 नंबर का क्वेश्चन है उसमें मिनिमम 7 पेजेस भरने हैं। अब ये पेजेस भरने का मतलब ये नहीं है कि कुछ भी लिख देना है, मतलब कि जो हमें डिजीज़ से रिलेटेड लिखना है और उसको इतना लिखना है कि हम पेजेस को कवर कर सकें। ठीक है, सो होप सो ये वीडियो आपको समझ आया होगा। अब आगे हम इसी तरह के वीडियो लाते रहेंगे, सो प्लीज़ स्टे ट्यून विद अस। थैंक यू सो मच। लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।